हेलो कैडेट्स, आज हम अपने टॉपिक पर्सनैलिटी डेवलपमेंट को आगे बढ़ाएंगे। पहले हमने, अगर मैं तुम्हें बताऊं, पिछले 2 वीडियोस में हमने लाइफ स्किल्स के बारे में बात की थी, प्लस हमने पर्सनैलिटी कैसे डेवलप होती है उन सब फैक्टर्स की बात की थी, फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द पर्सनैलिटी ऑफ अ पर्सन। तो आज से हम स्टार्ट करेंगे कुछ लाइफ स्किल्स के बारे में बात करना, जिससे कि हम वो प्रैक्टिस करके सीख सकें, क्योंकि जितनी अच्छी लाइफ स्किल, जितने बड़े लेवल तक हम लाइफ स्किल्स को सीख पाएंगे, उतनी ही अच्छी पर्सनैलिटी होगी हमारी और हम सब अपने काम में उतने ही कामयाब हो पाएंगे। तो आज से स्टार्ट करते हैं हम। आज है मेरा टॉपिक सेल्फ अवेयरनेस का, तो मेरे साथ साथ पॉइंट्स लिखते जाना। सेल्फ अवेयरनेस, ये सबसे इम्पॉर्टेंट हमारी लाइफ स्किल्स में से एक है। सेल्फ अवेयरनेस यानी कि अपने आप को जानना, और सिर्फ अपनी पर्सनैलिटी, अपने आउटलुक को जानना नहीं, अपने ड्रीम्स के बारे में जानना, अपने एस्पायरेशंस के बारे में जानना, अपनी वीकनेसेस पता होना, अपनी स्ट्रेंथ्स पता होना, ये सब कुछ ही सेल्फ अवेयरनेस में आ जाता है। सिचुएशंस को संभालना, जैसे मैं अगर रोड पे कार ड्राइव कर रहा हूँ और टायर पंचर हो जाता है, तो ये एक प्रॉब्लम क्रिएट हो गई। अब सेल्फ अवेयरनेस क्या क्या कहती है? सेल्फ अवेयरनेस का मतलब हो जाता है कि मैं अपने बारे में जानता हूँ कि मैं इस सिचुएशन से अब कैसे निकलूँगा। अगर आसपास कोई पंचर लगाने वाला दिखाई दे रहा है, तो मैं आराम से उसके पास जाकर उसको रिक्वेस्ट कर सकता हूँ और वो गाड़ी के पास आके मेरी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है। तो एक पॉइंट सेल्फ अवेयरनेस का ये है। अगर मुझे आसपास नहीं दिखाई दे रहा कुछ, तो क्या मैं इस काबिल हूँ कि उस प्रॉब्लम से सॉल्व कर सकूँ? मेरी स्ट्रेंथ्स क्या हैं, मेरी वीकनेसेस क्या हैं, क्या मैं वो टायर खोल सकता हूँ? अच्छा, उस जगह रुकने पर क्या क्या मुझे प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ सकती हैं? तो सिचुएशन को ओवरऑल जज करके अपने आप को उसमें आंकना सेल्फ अवेयरनेस में ही आता है। तो अब हम बात करते हैं सेल्फ अवेयरनेस। तो मैंने तुम्हें डिफाइन तो कर ही दिया, अपनी लैंग्वेज में तुम लिख भी सकते हो। लेकिन अब एनसीसी की बात करें, हमारे ए सर्टिफिकेट के पेपर की बात करें, तो इसमें क्वेश्चन क्या आता होता है? तो क्वेश्चन क्या आएगा? वो आएगा डायमेंशंस ऑफ सेल्फ अवेयरनेस। तो हम अब सीधा स्टार्ट करते हैं। डायमेंशंस ऑफ सेल्फ अवेयरनेस। हमें क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि राइट द डायमेंशंस ऑफ सेल्फ अवेयरनेस, कि सेल्फ अवेयरनेस हम में है कि नहीं है, उसकी डायमेंशंस क्या क्या हैं, हमें कौन कौन से पॉइंट ध्यान में रखने चाहिए ताकि हम कह सकें कि हाँ, ये सेल्फ अवेयरनेस है या नहीं है। तो एक एक करके मेरे साथ लिखते जाना। तो पहली जो डायमेंशन है वो है सेल्फ रियलाइजेशन। सेल्फ रियलाइजेशन, तो सेल्फ रियलाइजेशन का क्या मतलब हुआ? हमें ये पता होना चाहिए कि हमारी एग्जिस्टेंस, कि मैं हूं तो किस लिए हूं, मेरा पर्पस ऑफ लाइफ क्या है। जैसे अब तुम स्टूडेंट्स हो, किसी क्लास के स्टूडेंट भी हो, एनसीसी के कैडेट्स भी हो, तो तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम्हारा काम क्या है। जैसे कि मान लो एक घर में अगर फादर फिगर हैं, तो उनका मेन काम हमारी इंडियन सोसाइटी में क्या होता है कि वो घर से बाहर जाकर फाइनेंस लेके आते हैं, काम करते हैं और घर में खाना वगैरह करते हैं। मदर का भी ये रोल भी होता है और साथ में एक एडिशनल रोल भी हो जाता है कि वो रसोई संभालती हैं, मैनेज करती हैं घर को, मैनेजर होती हैं मदर्स हमारी ज़्यादातर इंडियन सोसाइटी में। तो रोल क्या है लाइफ में हमारा, हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, हमारी एग्जिस्टेंस का मतलब क्या है, मैं कर क्या रहा हूँ? क्या हम, जिसको सेल्फ रियलाइजेशन नहीं होगी, वो क्या करेगा? रोज़ के रोज़ टाइम यूं ही पास करता जाएगा। अब अगर मैं पढ़ाई की बात करूं, तो पढ़ाई में हमने क्या करना है आगे? क्या हमने ये क्लास 9th क्लास, 10th क्लास, 11th क्लास पास करनी है? तो कैसे करनी है? हमारा मेन मुद्दा क्या है लाइफ का? पढ़ाई करना। तो वो रियलाइजेशन जब होगी तो हम उस तरफ काम करना शुरू करेंगे, और काम करना शुरू करेंगे तो हम सक्सेसफुल भी हो सकते हैं। अगर सेल्फ रियलाइजेशन ही ना हुई
तो हम भटकते ही रहेंगे। तो एग्जिस्टेंस का रोल क्या है, हमारी एग्जिस्टेंस का रोल क्या है, वो मेन जान लेना ही सेल्फ रियलाइजेशन में आता है। अब इससे अगला सेल्फ नॉलेज। सेल्फ नॉलेज, अपने बारे में नॉलेज रखना, अपने बारे में पता होना। सेल्फ नॉलेज में सिर्फ यही नहीं आता कि मुझे कितना ज्ञान है। कोई भी काम करने के लिए मेरे पास जो आसपास की बातें हैं वो कितनी पता है, या अगर हम उससे भी कम लेवल पे आ जाएं तो मेरी ड्रीम्स क्या हैं, मेरे गोल्स क्या हैं, मैं क्या बनना चाहता हूँ, ये सब कुछ पता होना जो है वो सेल्फ नॉलेज में आता है। अपनी नॉलेज होना, जैसे कि मुझे अगर 12th क्लास तक मैं इंजीनियरिंग का एग्ज़ाम भी दे रहा था, मैंने बीएससी बाद में की, फिर मैं टीचर बन गया, तो इसका मतलब ये है कि मैं 12th क्लास पास करने तक या इंजीनियरिंग का एग्ज़ाम देने तक सेल्फ नॉलेज में काफ़ी पीछे था, क्योंकि एक्चुअली तो मेरे में टीचिंग एबिलिटी मैंने देखी ही नहीं थी, वो बाद में पता चली। तो सेल्फ नॉलेज में पीछे था, तो इसलिए मैं कंफ्यूज था कि मैं इंजीनियरिंग में जाऊं या बीएससी करूं, बीएड करूं कि ना करूं। तो इस तरह से जब सेल्फ नॉलेज हमें होती है, अपने बारे में पता होता है कि मैं क्या चाहता हूं लाइफ से, मेरे ड्रीम्स क्या हैं, मैंने क्या बनना है, जब ये क्लियर होता है, एम क्लियर होता है, तो सेल्फ नॉलेज क्लियर होती है, तो हम उसी डायरेक्शन में आगे बढ़ते हैं, अदरवाइज हम भटकते रहते हैं। तो सेल्फ नॉलेज में क्या आ जाता है, अपने ड्रीम्स, अपने गोल्स, हम क्या बनना चाहते हैं, एस्पायरेंट्स क्या क्या हैं हमारे, तो ये सब कुछ सेल्फ नॉलेज में आता है। अगली डायमेंशन लिखते हैं। अगली डायमेंशन है सेल्फ कॉन्फिडेंस। सेल्फ कॉन्फिडेंस, तो सेल्फ कॉन्फिडेंस तो हमको अब पता ही है, ये तो बहुत कॉमन शब्द है, हम बार बार इस्तेमाल करते हैं कि आप कॉन्फिडेंट हैं कि नहीं हैं। केबीसी में भी अमिताभ बच्चन जी यही बोलते हैं कि क्या आप कॉन्फिडेंट हैं। तो कॉन्फिडेंस का मतलब होता है कि हमें अपने आप पर विश्वास है। देखो ये बहुत सीक्वेंस है, सेल्फ रियलाइजेशन कि मेरी लाइफ का एम क्या है, मैं क्यों एग्जिस्ट कर रहा हूँ, उसके बाद सेल्फ नॉलेज के मैंने ड्रीम्स क्या देखे हुए, मैं क्या बनना चाह रहा हूँ, और वो बनने के लिए मेरे पास जो नॉलेज है, जो भी चीज़ें मुझे पता हैं, उससे क्या मैं कॉन्फिडेंट हूँ। सेल्फ कॉन्फिडेंस एकदम से नहीं आता, धीरे धीरे आता है नॉलेज के साथ। तो पहले सेल्फ रियलाइजेशन और सेल्फ नॉलेज होगी तब मैं कॉन्फिडेंट हो पाऊंगा। जिस दिन मुझे पता लग गया था कि मेरे अंदर टीचिंग एबिलिटी है और मैं टीचर बनना चाहता हूँ, उस दिन मेरा सेल्फ कॉन्फिडेंस भी काफ़ी अप था। मेरे से अगर कोई मेरे करियर को लेके सवाल पूछता था तो मैं कॉन्फिडेंटली जवाब देता था कि मैंने बीएड करनी है क्योंकि मैं पढ़ाना चाहता हूँ, मुझे पढ़ाना अच्छा लगता है। ये कॉन्फिडेंट जवाब मैं तब तक नहीं दे पाता था जब तक कि सेल्फ नॉलेज नहीं थी। तो सेल्फ नॉलेज होगी तो सेल्फ कॉन्फिडेंस आएगा, हम फेस करेंगे ऐसे सवालों को भी जिससे हम बचते थे। तो सेल्फ कॉन्फिडेंस के बाद हमारी जो अगली है डायमेंशन वो है सेल्फ टॉक। सेल्फ टॉक, तो सेल्फ टॉक क्या है एक्चुअली? अपने आप से बात करना। अपने आप से हम बात करते हैं तो सच बोलते हैं। अपने आप से इंसान झूठ नहीं बोलता क्योंकि उसे पता है अपनी सच्चाई का। तो सेल्फ टॉक एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, यही इसी को कहते हैं हम इंट्रोस्पेक्शन। एक वर्ड है इंट्रोस्पेक्शन, कि हम अपने आप से बात कर रहे हैं, अपने आप से सीख रहे हैं, किसी भी सिचुएशन को खुद जज कर रहे हैं कि क्या वो सिचुएशन हम हैंडल कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, या मैंने किसी सिचुएशन को जैसे हैंडल किया वो किस तरह हैंडल किया, क्या मैं फेलियर रहा। क्योंकि औरों के सामने हमारी ईगो बीच में आ जाती है, हम बहुत बातें छुपा जाते हैं, हम औरों को अपने हिसाब से पर्सपेक्टिव दिखाते हैं हर चीज़ का, लेकिन अपने आप को हम झूठ नहीं बोल पाते और बोलना चाहिए नहीं। जो इंसान अपने आप को झूठ बोलने लग जाता है, सेल्फ टॉक में बेईमानी करने लग जाता है, वो सक्सेस से दूर होना शुरू हो जाता है। तो सेल्फ टॉक जब हम करेंगे, हम एनालाइज करेंगे किसी भी सिचुएशन को अपने आप को लेकर, तो वो बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि लॉजिक्स, रीजंस हम अपने आप को देंगे और इससे हमारी सेल्फ नॉलेज में ही बढ़ोतरी होगी कि एक्चुअली
हमने क्या किया। ये सारी बातें जब हम सिचुएशंस में फंसते हैं तो हमें याद रखनी चाहिए। और फिलहाल ये पॉइंट क्यों याद रखने, क्योंकि ए सर्टिफिकेट के एग्ज़ाम में आ सकते हैं, तो ये याद रखने वाली बातें हैं। लेकिन जब लाइफ सिचुएशन ऐसी तुम्हारी आएगी तो उसमें जाके ये पॉइंट्स याद रखने, इसलिए ये पढ़ाना और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो सेल्फ टॉक मैंने लिखा है। इससे अगला जो हमारा पॉइंट है वो है सेल्फ मोटिवेशन। सेल्फ मोटिवेशन, ये लिख लो पॉइंट। सेल्फ मोटिवेशन क्या है, अब ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आई थिंक। सेल्फ मोटिवेशन का मतलब है कि अपने आप को खुद मोटिवेट करते रहना। जैसे एक मोटरसाइकिल है, मोटरसाइकिल को चलाने के लिए हमें पेट्रोल डालना पड़ता है बाहर से लेके, लेकिन हमें अपनी जो कोई भी हम काम कर रहे हैं कितने ज़ोर से करेंगे, उसमें मोटिवेशन का जो पेट्रोल है वो खुद सेल्फ टॉक करके, सेल्फ कॉन्फिडेंस और सेल्फ नॉलेज के साथ मिलकर डालना पड़ता है। जैसे अगर मैं अपनी एग्जांपल दूं तो शुरू में मैंने कुछ स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा पढ़ाने की कोशिश की, बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड था मैं, लेकिन काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स जो थे वो मेरे से पढ़ने को तैयार नहीं थे। तो वहाँ पर मैं डिस्करेज हो गया। लेकिन फिर वो जो एनकरेजमेंट है मुझे कहाँ से आई, सेल्फ मोटिवेशन से। मैंने अपने आप को समझाया कि मेरा काम क्या है, मैं एक टीचर हूँ। अगर मैं ही डीमोटिवेटेड हो गया तो स्टूडेंट्स का साथ, जो एक स्टूडेंट का भी अगर साथ मिलना है तो वो नहीं मिल पाएगा। तो इस तरह की सेल्फ मोटिवेशन की बार बार हमें ज़रूरत होती है। और वो मोटिवेशन कब आएगी, जब हम सेल्फ टॉक करेंगे। अगर सेल्फ टॉक ही नहीं करेंगे तो सेल्फ मोटिवेशन नहीं आ सकती। और मोटिवेशन हमेशा अपने अंदर से आती है। किसी और से सुनी हुई मोटिवेशन जो होती है, किसी और ने हमें समझाया, हम कुछ करने के लिए लग गए, वो थोड़ी देर की होती है। हम एक्चुअली तो अपनी सेल्फ मोटिवेशन से ही आगे बढ़ते हैं। तो अपने आप को मोटिवेशन करना, अपने आप से बात करनी, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो सेल्फ अवेयरनेस में ये बात आती है। अवेयर तभी इंसान रहेगा जब वो मोटिवेटेडली काम करेगा, डेडिकेशन के साथ काम करेगा। इसके बाद 6th डायमेंशन है सेल्फ एस्टीम। सेल्फ एस्टीम, ये नोट कर लो। सेल्फ एस्टीम का मतलब है अपनी इज्जत, अपनी नज़रों में। सेल्फ एस्टीम, इज्जत कब आएगी, जब मोटिवेटेडली तुम डेडिकेटेडली काम करोगे और सेल्फ टॉक अपने आप के साथ करते रहोगे। ये सारे पॉइंट शुरू से जो चल रहे हैं ना, ये इसी तरह से वर्क करते हैं। एस्टीम तक आते आते आपको मोटिवेटेड होना पड़ेगा, और मोटिवेशन के लिए आपको अपने साथ बात करनी पड़ेगी। और अगर कोई भी काम हम करना चाहते हैं तो उसके लिए कॉन्फिडेंस की ज़रूरत है, वरना तो एक सवाल आते ही हमारा कॉन्फिडेंस गिर जाएगा। तो सेल्फ एस्टीम तभी बनेगी जब हम इन सारी बातों पे अमल करेंगे और इनको प्रैक्टिस करेंगे। पहले से ही मैं बता चुका हूँ कि ये लाइफ स्किल्स हैं, लाइफ स्किल्स। तो लाइफ स्किल्स जो होती हैं ना स्टूडेंट्स, वो एक्वायर करनी पड़ती हैं और एक्वायर की जा सकती हैं। स्किल का क्या मतलब होता है, जो एक्वायर की जा सके। तो लाइफ को चलाने की स्किल्स जो हैं, ये पहली लाइफ स्किल की हम बात कर रहे हैं, सेल्फ अवेयरनेस, ये भी एक्वायर की जा सकती है। ऐसा नहीं है कि एक इंसान अगर सेल्फ अवेयरनेस के साथ चल रहा है तो दूसरा चल नहीं सकता, चल सकता है, उसके बारे में सोच के और उस पर काम करके। तो सेल्फ एस्टीम कब बनेगी, अपनी इज्जत अपनी नज़रों में कब बनेगी, जब हम डेडिकेटेडली काम करेंगे। जब तक हम मोटिवेटेड तरीके से काम नहीं करेंगे तब तक अपनी इज्जत कैसे करेंगे। जैसे अगर मैं पढ़ा तो रहा हूँ लेकिन मेरा मन नहीं कर रहा पढ़ाने का, तो मैं अपनी इज्जत कैसे करूँगा। जिस काम को मैं करने के लिए उतरा हूँ उसी में मेरा मन नहीं लग रहा, तो मैं अपनी एस्टीम अपने साथ नहीं लेके चल सकता। अच्छा, उसके बाद लास्ट पॉइंट है, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा डिटेल में इसमें नहीं जाएंगे, जो मेन पॉइंट है मैंने वही रखे हैं। तो 7th पॉइंट है जो कि बहुत ज़रूरी है, सेल्फ इमेज। इन सब को मिलाकर सेल्फ इमेज बनती है, अपनी इमेज। जैसे कि कोई अच्छा टीचर अपने आप को मानता है, कोई बुरा, वो कोई मानता है कि नहीं मैं उतना अच्छा टीचर नहीं हूँ, उससे कम हूँ, उससे ज़्यादा हूँ। या कोई बहुत अच्छा प्लेयर है, मैं कितना अच्छा प्लेयर हूँ। अपनी इमेज खुद बनाना अपने दिमाग में, वो इन सभी पॉइंट्स पे डिपेंड करता है कि आप अपने बारे में क्या सोचोगे। अगर आप अपने बारे में अच्छा सोचोगे, यानी कि आपने अच्छे काम किए हैं, तभी तो अच्छा सोचोगे, अपनी इमेज अच्छी तभी बनाओगे ना। तो ये पॉइंट्स हैं
डायमेंशंस ऑफ सेल्फ अवेयरनेस एक बार फिर पढ़ देता हूँ, साथ के साथ लिख लेना। सेल्फ रियलाइजेशन, सेल्फ नॉलेज, सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ टॉक, सेल्फ मोटिवेशन, सेल्फ एस्टीम एंड सेल्फ इमेज। ये 7 पॉइंट्स मैंने लिखवाए हैं। वैसे तो और पॉइंट्स भी हैं, लेकिन इनके ऊपर वर्क करके भी सेल्फ अवेयरनेस बहुत अच्छे लेवल की बनाई जा सकती है, लेकिन प्रैक्टिस के साथ। ये तो पहली बार तुम्हें पता चल रहा है, इसके बारे में सोचोगे तो समझ में आएगा। अब हम चलते हैं कि सेल्फ अवेयरनेस का एक और बड़ा ही अच्छा तरीका है, उसको कैसे एक्वायर किया जा सकता है। तो अभी हम ऐसा करते हैं, मैं बोर्ड साफ कर लूँ, उसके बाद आगे चलें। तो स्टूडेंट्स, जो मैं अब बात करने जा रहा हूँ उसके ऊपर एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता होता है। तो उस टॉपिक को पहले मैं तुम्हें बताऊं कि टॉपिक है क्या। टॉपिक है स्वॉट एनालिसिस, SWOT, स्वॉट, स्वॉट एनालिसिस। शायद तुम में से कईयों ने ये पहले भी सुना होगा वर्ड स्वॉट। तो इसके बारे में मैं बताना चाहूँगा कि जब भी कोई नया बिजनेस कोई शुरू करने लगता है, बिजनेस से जुड़ी हुई ज़्यादा बात है क्योंकि बिजनेस में स्वॉट एनालिसिस का इस्तेमाल ज़्यादा होता है। वैसे हम इसका नाम स्वॉट एनालिसिस रख के एक बड़े स्ट्रक्चर्ड तरीके से इसको पढ़ रहे हैं, लेकिन मैं बताना चाहूँगा कि ऐसा एनालिसिस हम नॉर्मली हर एक सिचुएशंस में करते हैं, लेकिन हमने उसको नाम नहीं दिया हुआ तो हमें पता भी नहीं चलता। तो स्वॉट एनालिसिस का पहले टेबल बनाता हूँ मैं, मेरे साथ साथ बनाना, और उसके बाद हम समझेंगे कि है क्या ये। तो ये है, यहाँ पे लिखो इंटरनल और यहाँ पे लिखो एक्सटर्नल। उसके बाद यहाँ लिखो स्ट्रेंथ्स, फिर वीकनेस, स्ट्रेंथ्स, वीकनेसेस, फिर अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स। और इस तरह से एक टेबल बना लो। ये मैंने एक टेबल बना लिया। ये टेबल मेरे साथ बना लो, मैं फिर बता देता हूं। इंटरनल क्वालिटीज, स्ट्रेंथ्स, वीकनेसेस, एक्सटर्नल अपॉर्चुनिटीज, थ्रेट्स। किसी ने कोई भी बिजनेस जब शुरू करना होता है, मान लो कोई भी मैं कोई दुकान खोलना चाहता हूँ, शायद स्टेशनरी की शॉप अगर मैं खोलना चाहूँगा, तो जहाँ भी मैं जगह देखूँगा वहाँ पे मैं देखूँगा कि अपॉर्चुनिटीज़ क्या क्या हैं, और वहाँ पर काम चलने के अगेंस्ट थ्रेट्स क्या हैं मुझे कि काम ना चले। और ये तो मैं बाद में देखूँगा, पहले तो मेरे अंदर से आवाज़ आएगी ना कि मैं ये बिज़नेस रन करना चाहता हूँ, तो क्या मैं उसके लिए काबिल हूँ, स्ट्रेंथ्स हैं मेरे में, और क्या क्या वीकनेसेस हैं, कहाँ कहाँ मुझे प्रॉब्लम्स आएंगी लाइफ में। ये मेरी सोच के इंटरनल जो हमारी प्रॉपर्टीज़ हैं हमारे माइंड की, वो यहाँ पे लिखी हैं, और एक्सटर्नल जो फैक्टर्स इफ़ेक्ट करेंगे मुझे, मैंने वो यहाँ पे लिख दिए। अब देखो, स्वॉट, SWOT, SWO और T, SWO और T, ये स्वॉट यहाँ से आया वर्ड। स्ट्रेंथ्स, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज, थ्रेट्स। तो जब हम ऐसा टेबल बना लेंगे, यहाँ पे सिर्फ ये स्ट्रेंथ्स, वीकनेस, ये वर्ड नहीं लिखने, मैंने यहाँ पे स्ट्रेंथ्स की लिस्ट बनानी है अपनी, यहाँ पर मैं वीकनेसेस की लिस्ट बनाऊंगा अपनी, किसी भी काम को करने के लिए। बिजनेस में ज़्यादा यूज़ होता है, इसको नाम दे दिया गया है, लेकिन एक्चुअली अगर हम कोई छोटे से छोटा काम भी करने जाते हैं ना स्टूडेंट्स, तो हम इस बारे में इसी तरह सोचते हैं। जैसे पहली बार किसी को अगर बच्चे को किसी को कुछ खरीदने के लिए भेजा जाए, तो वो इस बारे में सोचता ज़रूर है, नर्वस हो जाता है कि मैं क्या बोलूँगा, मुझे वहाँ मिलेगा कि नहीं मिलेगा, दुकान कहाँ पर है, ये सारा कुछ सोचा जाता है। ये सब कुछ स्वॉट एनालिसिस में आ जाता है। बस इसको स्ट्रक्चर्ड तरीके से पढ़ने का मतलब है कि हम कोई पॉइंट मिस नहीं करेंगे। तो स्ट्रेंथ्स की लिस्ट बना ली, वीकनेसेस की लिस्ट बना ली, अपॉर्चुनिटीज़ की लिस्ट बना ली कि मुझे क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं, और
जिससे कि मेरा काम बहुत अच्छा हो जाए, मैं सक्सेसफुल हो जाऊं लाइफ में। और वहीं पर थ्रेट्स क्या क्या मिलेंगे कि क्या 4-5 दुकानें और भी हैं वहाँ पर जो कि मेरा काम ना चलने दें, मेरे ग्राहक उधर चले जाएं। तो ये बिजनेस के लिए बनाया गया, लेकिन ये पर्सनैलिटी पे बहुत असर रखता है। कोई भी काम करने जाओगे उसके लिए SWOT एनालिसिस बहुत ज़रूरी है। अब ये जो टेबल मैंने बनाया है, ये टेबल अगर तुम सिर्फ इतना ही बना के आ जाओगे ना पेपर में, SWOT एनालिसिस के बारे में जब क्वेश्चन आएगा कि एक्सप्लेन या डिफाइन SWOT एनालिसिस, तुमको बहुत नंबर मिलेंगे। बस इसके साथ 3-4 लाइनें इस तरह की ज़रूर लिखनी है कि लिस्ट ऑफ स्ट्रेंथ्स, लिस्ट ऑफ वीकनेसेस, लिस्ट ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ एंड लिस्ट ऑफ थ्रेट्स। ये लिस्ट बनाने पर हम बहुत ज़्यादा एक्यूरेट हो जाते हैं कि हम किस तरह से अपना काम करेंगे, किस डायरेक्शन में काम करेंगे, और उस वजह से हम सक्सेस के ज़्यादा नज़दीक हो जाते हैं। तो SWOT एनालिसिस क्यों ज़रूरी है, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है कि हम और ज़्यादा एक्यूरेट हो जाते हैं अपने काम में। अगर एक्यूरेसी नहीं होगी तो हम सक्सेस से दूर भी हो सकते हैं, इसलिए ये एनालिसिस करना ज़रूरी है। तो यहाँ पे आ गया SWOT एनालिसिस। और अब अगला टॉपिक मैं चाहूँगा कि हम अगले वीडियो में देखेंगे, अगले वीडियो में बनाएंगे। तब तक इस पे काम करो और बेस्ट ऑफ लक।